डरपोक हो क्या? राजीव ने चुनौती दी। उसकी आवाज शांत रात में गूंज रही थी। पुरानी हवेली के भव्य लोहे के दरवाजों के सामने 5 दोस्त खड़े थे। इसकी आकृति चांदनी आसमान के खिलाफ एक दांतेदार निशान की तरह थी। गर्मी के बावजूद प्रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये बस एक कहानी है राजीव, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, लेकिन राजीव हमेशा की तरह साहसी पहले ही फाटक खोल चुका था। उनकी जंग लगी आवाजें समूह के साहस का मजाक उड़ा रही थी। एक एक करके वे उसके पीछे पीछे ऊंचे आंगन में चले गए। हर कदम उन्हें हवेली के अंधेरे आलिंगन के करीब ले जा रहा था। प्रिया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस एहसास को दूर नहीं कर पा रही थी कि वे एक रेखा पार कर रहे हैं, एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां उनका कोई काम नहीं है। जैसे ही वे सामने के दरवाजे के पास पहुंचे, उसकी लकड़ी टूट गई और सड़ गई। हवा के अचानक झोंके ने उसे खोल दिया। समूह से एक सामूहिक हांफना निकल गया। अंदर से अंधेरा बाहर तक पहुंचता हुआ प्रतीत हो रहा था, उन्हें अपनी अज्ञात गहराई में बुला रहा था। अंदर की हवा भारी थी, सड़ांध की गंध और भूली हुई यादों के भार से भरी हुई थी। धूल के कण बोर्ड से ढकी खिड़कियों में दरारों से छनकर आने वाली चांदनी की हल्की किरणों में नाच रहे थे। मकड़ी के जाले धुंध की तरह मोटे हर सतह से चिपके हुए थे, सालों की उपेक्षा का सबूत। राजीव बेपरवाह अपनी टॉर्च निकाली। उसकी किरण उदास से कट रही थी। उसने आगे बढ़कर मार्ग दिखाया। उसके कदम संगमरमर के फर्श पर गूंज रहे थे। दमनकारी सन्नाटे में आवाज अस्वाभाविक रूप से तेज थी। वे भव्य सीढ़ियों से गुजरे जो अब अशुभ रूप से चरमरा रही थीं, और कठोर चेहरों वाले अजनबियों के फीके चित्र, उनकी आंखें समूह की हरकतों का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं। उनके द्वारा खोजा गया प्रत्येक कमरा एक बीते युग की कहानियां फुसफुसाता था। एक भव्य भोजन कक्ष जिसमें एक दावत के लिए एक मेज रखी थी जो कभी नहीं आई। एक पुस्तकालय जिसमें चमड़े से बंधी किताबें ऊंची ऊंची रखी हुई थीं जो भूले हुए ज्ञान का वादा करती थीं। एक नर्सरी जिसमें एक धूल भरा घोड़ा था, बीच सरपट दौड़ में जमा हुआ। लेकिन फीकी भव्यता के बीच बेचैनी की एक निर्विवाद भावना थी, देखे जाने की भावना, परछाई से झांकती हुई अनदेखी आंखों की। जैसे जैसे वे हवेली में गहराई में उतरते गए, सन्नाटा दबने लगा। केवल उनकी खुद की सांसों की आवाज और कभी कभार पुरानी संरचना से आने वाली चीख या कराह से ही टूटता था, मानो घर खुद सांस ले रहा हो। हर सांस एक भूतिया आह। दम घुटने वाली हवा के बावजूद प्रिया को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। फिर फुसफुसाहट हुई। पहले तो वे बेहोश थे, लगभग बाहर पत्तों की सरसराहट से अलग नहीं थे, लेकिन जैसे ही वे एक विशेष रूप से लंबे गलियारे से नीचे उतरे, फुसफुसाहट तेज हो गई और अधिक आग्रहपूर्ण हो गई। वे दीवारों से ही निकलते हुए प्रतीत हो रहे थे, समूह के चारों ओर बेजान आवाजों के कोरस की तरह घूम रहे थे। क्या तुमने वो सुना? अंजलि फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। राजीव हमेशा की तरह संशयवादी इसे हवा कहकर खारिज कर दिया, लेकिन वह भी बेचैनी की बढ़ती भावना को नजरअंदाज नहीं कर सका जो समूह पर छा गई थी। फुसफुसाहट उनका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थी, हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। वे एक कोने में घूमे और जम गए। दालान के अंत में खड़ी चांदनी की एक किरण में नहाई हुई एक जवान लड़की थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर झर रहे थे, उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने एक सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसका कभी साफ सुथरा कपड़ा अब दागदार और फटा हुआ था, और उसके हाथ में उसने एक चमकदार चांदी का चाकू पकड़ा हुआ था। समूह से एक सामूहिक हांफना निकल गया। प्रिया को लगा कि उसका खून ठंडा हो गया है। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी और एक भयावह खालीपन से भरी हुई थीं। एक पल के लिए किसी ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। फिर इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, लड़की ने एक भेदी चीख निकाली, ऐसी कच्ची पीड़ा और निराशा से भरी आवाज कि ऐसा लग रहा था कि हवेली की नींव ही हिल गई हो। चाकू फर्श पर गिर पड़ा और लड़की गायब हो गई। केवल एक ठंडक और उसकी चीख की गूंज छोड़ गई।